भाई जो लोग अपनी ज़िंदगी में पेचीदा दिमागी सरगर्मी यानी कॉम्प्लेक्स ब्रेन एक्टिविटीज़ नहीं करते, उनके दिमाग का एक अहम हिस्सा बुढ़ापे में 2 गुना सिकुड़ जाता है। ये हम हिदायत देते हैं कि आप पटाखे उड़ा दो, अपोजिशन दो, सब अपोजिशन में थे। तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं। चिकन फीड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है, मैंने अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आयानू बखैर आगले भली करे यार। फुर्सत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे अंग्रेजी का एक मशहूर मकूला है कि लेजी ब्रेन इज़ अ श्रिंकिंग ब्रेन। हम सबको कहते हैं ना कि यार आप बहुत सुस्त हैं, आपका दिमाग बहुत सुस्त है, आपका साबुन बहुत स्लो है। लेकिन अब सुनिए, ये सिर्फ ना कहने की बात नहीं रह गई है। अच्छा, मतलब मुहावरा नहीं रहा ये अब? जी नहीं, ये मुहावरा भी नहीं, नहीं ये छेड़छाड़ भी नहीं रही, ये तस्दीक शुदा बात है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ने इस बारे में तहकीक की है और फिर तस्दीक की है कि भाई जो लोग अपनी ज़िंदगी में पेचीदा दिमागी सरगर्मी यानी कॉम्प्लेक्स ब्रेन एक्टिविटीज़ नहीं करते, उनके दिमाग का एक अहम हिस्सा बुढ़ापे में 2 गुना सिकुड़ जाता है। इट्स तो रियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, Active उसको रखना नहीं चाहिए कोने में। एक्टिव रखे। हाँ, ये जो रिसर्च है, इसके मुताबिक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पे जो है वो रिसर्च की गई और वो लोग जो जो सिर्फ बैठे रहते हैं 10 घंटे से ज़्यादा, जो लोग दिन में सिर्फ बैठे रहते हैं आइडल, अच्छा वो बैठ के आप टीवी देखें, वो आप बुक पढ़ें, कुछ भी करें, अगर आप हाँ ये भी है, अगर आप और कुछ नहीं करते हैं, ये इफ़ यू डोंट गो टू वॉक, इफ़ यू डोंट इन्वॉल्व इन एनी चेस समथिंग लाइक दैट, जब तक आप अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रखते, तो वो ब्रेन का जो सबसे अहम हिस्सा हिप्पोकैम्पस, जिससे हम सब फैसला लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जिससे होती है बेसिकली। असल में ऐसा है कि लोगों ने ना अपने ऊपर रिलाई करना बिल्कुल छोड़ दिया, अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। अगर आप कुछ भी नहीं करें तब भी दिमाग का इस्तेमाल करें और पॉजिटिवली करें, ये भी यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एब्सोल्युटली। तो चलिए इसी मैसेज के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में मुक्के घूसे लाते सब चल गए। लाइव शो में नून लीग के इख्तियार अली और पीटीआई में के नईम हैदर पंजोथा के बीच पेश आने वाला वाकया सियासतदानों की सियासी परवरिश पर सवालिया निशान है। पंजाब में मैट्रिक के तलबा अब साइंस, कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी बतौर मजमून इंतखाब कर सकेंगे। हुकूमत का अहसन इकदाम है। बदलती दुनिया के बदलते तकाज़ों के साथ चलना वक्त की अहम ज़रूरत है। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता रात से मार्च पीरियड के आगाज होने वाले मजीद कितने दिन नजर आएंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी खातून एंटरप्रेन्योर काम की पजीराई माहौल को महफूज बनाने की कोशिशों पर यंग अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। फख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। चलिए करते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सर में दिमाग नहीं होता, लेकिन सियासत में बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होती है। तनकीद भी बराए इस्लाह हो तो अच्छी लगती है, तनकीद बराए तनकीद हो जाए तो मामला सुलझने के बजाय उलझ जाता है। हालिया चंद वर्षों में पाकिस्तानी सियासत में तलखियाँ बहुत बढ़ी। यकीनन हमारे ये मफाद में नहीं है, क्योंकि यही लोग हमारे चुनिंदा होते हैं और इन्हीं लोगों को देख के फिर हम अपनी रविश जो है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन कल रात क्या हुआ सोनी? जी, कल रात जो है वो न्यूज़ के टॉक शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोथा के मरियम नवाज से मुतालिक नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद लीगी रहनुमा इख्तियार वली शदीद गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद बदमज़गी हुई और दोनों रहनुमा आपस में काफ़ी गुत्थम गुत्ता हो गए। कहा जाता है ना कि सियासत में अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है और अल्फाज इतने तल्ख हो जाएं कि एक दूसरे पे फिर काबू नहीं रहता और लाते और मुक्के चल जाते हैं। बाय द वे, पाकिस्तानी सियासत में ऐसे मनाजिर ये पहली मरतबा नहीं हुए हैं। इससे पहले भी रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था रहे हैं और लोग इनको देख के कहते हैं कि जब ये लड़ रहे हैं तो फिर
वाई नॉट अस। हमारे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपने देखा कल ये तमाम तर वाक़या क्या हुआ, सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे एज अ सियासतदान। ये कोई पीटीआई के लिए कोई नई बात नहीं है। इनका जो डिजिटल मीडिया का जो इंचार्ज था इस्लामाबाद का, जो मुस्लिम लीग नून में चला गया, बाद में वापस चला गया, पता नहीं क्या नाम था, वो मेरे साथ एक पहली मरतबा जो शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम तर्जुमानों का खान साहब मीटिंग बुलाते हैं और ये हम हिदायत देते हैं कि आप परखचे उड़ा दो अपोजिशन, दो सत्ता अपोजिशन में थे। तो ये तो उनकी तरबियत है ना। ये कोई आप शेर अफजल मरवत साहब का देख ले, इनका देख ले, इससे पहले वो नई मुलक साहब मरून का देख ले, और फिर फिरदौस क्या बोला नाम है उसका, आप देख लें। तो ये तो उनकी तरबियत है ना, इसमें कोई नई बात। सियासत में बर्दाश्त और एहतराम की क्या अहमियत होती है? तनकीद बराए तनकीद का जो इस्लाह का जो सिलसिला था वो अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तो हर तरफ बस तनकीद बराए तनकीद ही हो रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, तनकीद तो यकीनन सियासी लोगों का एक दूसरे के ऊपर हक है तनकीद करना, मगर अखलाक के दायरे में, कानून के दायरे में यकीनन अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, हुकूमत का काम है अपोजिशन भी तनकीद करना। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको जो तरबियत है, जो उन्होंने इस तरह गुल्लू बट्टू का और सोशल मीडिया का जो एक पूरा फौज बनाई है, जहाँ पुख्तनख्वा हुकूमत उसको तनख्वाह दे रही है, तो गलबन 10,000 है या 40,000 लोग बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ का उनका काम यही है। और फिर जो मुल्क दुश्मन रहा के एजेंट जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, और वो जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो ना ये इस तरह जो ना वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो नहीं है। लेकिन कौमी असम्बली में जो कल कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि वक्त की जरूरत है, इस वजह से कि कोई बंदा महफूज नहीं, ना आप महफूज हो, ना मैं हूँ, ना हमारे देखने वाला, जिसके जो दिल चाहे वो दे देते। हमारे एक पश्तून लीडर बड़े एक मुअज़्ज़ब और इज़्ज़तदार आदमी है, मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा था, उसकी बेटी की तस्वीर लेके गो के वो तारीफ कर रहा था, लेकिन हमारी पश्तून रवायत के मुताबिक खातून जो है ना वो चेहरा तक नहीं दिखाती है गैर मर्द को, इवन कि अपने रिश्तेदारों को, सिर्फ जो घर के लोग हैं, कज़न वगैरह, उसके अलावा। तो ये क्या है? मतलब ये लोगों को इज्जत उछालना नहीं है तौर के। अगर इस तरह कानून आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई और चीज़ नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने कौमी असम्बली में भी इस मसले को उठाया था, और ये जो अभी जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये तो पीटीआई ने खुद जो है ना उठाया था, आपको याद हो, जो फिर मीडिया सारी खड़ी हो गई है। लेकिन मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप तो खुद भी महफूज नहीं हो, तो इन चीज़ों से तो आप भी देखना है, लेकिन ज़रूरत नहीं है किसी के खिलाफ जो ना वो नाजायज मुकदमात बन जाए। और नाजायज मुकदमात अगर बनने होते तो वैसे ही बन जाता है, ऐसा लॉ के अलावा भी। तो वो तो आपको पता है पाकिस्तान में मामूली सी बात है, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी बंद कर लो, ये चीज़ तो है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो टीवी चैनल है, जैसा आपके चैनल है, तो जारी बात है आप पूरा एक स्क्रूटनी करते हो, पूरा आप एक एडिटिंग करते हो। कोई अगर गेस्ट गलत बात भी कर ले तो आप उसको एडिट कर लेते हो, वो कर लेते हो। लेकिन जो सोशल मीडिया है तो वो तो बेलगाम है। आप देख रहे हैं कोई भी बंदा बाहर बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, किसी की भी इज्जत हो, और चाहे जजेस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे पुलिस हो, सियासी लोग। आपने ये बात बिल्कुल ठीक इसकी निशानदेही की है। अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात कर लें, तो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकराती माहौल में हुकूमत की अव्वलीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी खामोश महदूद दिखाई दे रही है। ये सिर्फ दिखाई दे रही है या सिर्फ अंसर है ऐसा? बिलावल भी खामोश नज़र आते हैं। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में क्या दूरियां पैदा हो रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछली असम्बली में भी जहां मैं हिस्सा था पीडीएम हुकूमत का, वहां भी हमारे साथ ज्यादती करती है। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब की बात, यहाँ कराची, आप कराची के घर रहने वाले हो तो आपको पता ही, आप बूंद बूंद को अवाम तरस से, वहाँ एक K4 मनसूबा पिछले 25 साल से चल रहा है। जो वफाक आता है, सिंध अपने हिस्से का पैसे तो दे देते, वफाक नहीं देते। तो हमने एक नया मनसूबा बना लेता, खुर्शीद शाह साहब हमारे वजीर के अभी वसाइल के, तो हमने एक नया मनसूबा K5 मनसूबा था कि हब डैम से पानी की लाइन मिले। आप यकीन करेंगे सब कुछ मंजूरी हो चुका था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया, पहले पैसे नहीं है, और इलेक्शन के लिए चले आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पंजाब पे देख लें, हमारे जो MNA MP है, वहाँ उन अफसरान को लगाए जाते हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी हो। फिर उसके ऊपर एक मुज़ाकराती कमेटी बैठ गई, अभी डिबेट चल ही रही थी, तो एक शोशा छोड़ दिए 6 कैनाल निकालना। अभी 6 कैनाल आप कैसे निकाल
निकालेंगे। सिंध पहले ही बंजर है, पहले ही जो है ना वो 1991 के जो अकॉर्ड है उसके तहत हमें पानी मिल रहा है, और बल्कि पानी ऊपर से कम आ रहा है। जब ऊपर से कम आ रहा है तो आप जो अपने हिस्से का नलका आपने बना के रखा है, तो ये नलका तो नहीं है कि आप अपने घर के लिए नलका लगा ले फिर आप कह रहे 10 घर छोड़ के अगले भी नलका दे, ऐसा तो नहीं होता है। और फिर मैं ये कहूंगा इन अकल के अंधों को कि क्या कालाबाग ने बन गया, क्या उन्हें बना दिए? मैं समझ रहा हूँ कि एक एक बच्चा सिंध का, बलूचिस्तान का वो रोडों पे होगा, ये इनकी भूल है, ये बना नहीं सके किसी तरह से। लेकिन फिर उसके साथ साथ अगर जहां दो सूबों में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान में और सिंध में, जहां समंदर है, वहां सी पोर्ट अथॉरिटी बना है और उसमें हमसे मशावरत नहीं की गई। तो आप मुझे बता दो, अगर इस तरह वो नजरअंदाज कर रही है मुसलसल, तो आप मुझे बताओ हमारी जो है ना अभी 24 तारीख को कल हमारे CAC की मीटिंग है, देखिए क्या फैसला होता है। और मैं तो दुआगो हूं, बल्कि मेरा तो मशवरा है पार्टी को, एक नाकिस मशवरा कि आप नून लीग को छोड़ दे इतिहाद से, क्योंकि ये इनको ज्यादा तकब्बुर आ गया और इनकी पर निकल आया है। क्योंकि इसके बारे में बड़ा मशहूर था कि ये जो मजबूर होते हैं तो ये हाथ पाँव पकड़ते हैं, जब वो मजबूरी निकल आती है तो फिर गला पकड़ता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने की है, तो ये गला पकड़ने की बात नहीं तो और क्या। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी इतिहास से निकल जाए। आपके इस बयान को हम पीपल्स पार्टी का पॉलिसी स्टेटमेंट समझे क्या? फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कादिर मंदोखेल जो कि गुफ्तगू फरमा रहे थे गुज़िश्ता रात होने वाले अफसोसनाक कमेंडेबल वाक़े की कि जब हमारे प्रोग्राम बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में मुक्के लाते गूसे चल गए। और ऐसे में आपने देखा कि पूरा सेट जो है वो हिल गया, पूरा सेट हिल गया। दूसरे को वो बेचारी परेशान हो गई। एग्जैक्टली ऐसे मौके पे आपको you'll have to फील फॉर द एंकर कि वो बेचारी किस तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, बट कमेंडेबल टू हर एज वेल। चलिए जी, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सोनिया, आप भी ड्राइव करती हैं, है ना? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ड्राइव करते हुए कार सवार को, वो आती है क्या? जब मोटरसाइकिल और साइकिल वो सारे ऐसे पहले ऐसे साइकिल तो यहाँ कोई चलाता ही नहीं है, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी ने कहा था कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म बनूंगा जो साइकिल चलाएगा, लेकिन खैर वो तो अब साइकिल नहीं चला रहे, साइकिल कोई भी नहीं। लेकिन मोटरसाइकिल ख़ास तौर पे सिर्फ अगर कराची की बात करें, यहाँ से आते हैं, यहाँ घुस जाते हैं और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे गाड़ी वालों को ये देखना पड़ता है कि हम बच के चलें इनसे। सर्टेनली ऐसा ही है, और ना बचें तो वो तो बहुत दीदा दिलेरी के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं लिटरली गाड़ी में आपकी। एब्सोल्युटली। लेकिन अब देखें, कराची में भी इस तरह के इक़दाम किया जाता है, लेकिन लाहौर में, पंजाब में एक अच्छा कदम उठाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक ज़बरदस्त काम किया है और लाहौर में सड़कों पर अब साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग अलग रास्ता जो है वो मख्तस कर दिया गया है, जिससे हादसात की शरह में नुमाया कमी होगी। जी, पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी है और 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन को खूबसूरत सब्ज रंग से जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके बाद ये काम पूरे शहर में और इसके बाद पूरे पंजाब में होगा। अच्छा, इससे पहले पंजाब में एक और काम भी हुआ था। लाहौर में ट्रैफिक चालान टारगेट ख़त्म कर दिया गया था, यानी लाहौर में अब कोई भी सीनियर अफसर ट्रैफिक पुलिस को चालान टारगेट नहीं देता। चालान टारगेट नहीं देता तो ज़्यादा से ज़्यादा चालान करने का जो दबाव नहीं डाला जाता, ये भी एक खुश आइन बात है। इसके अलावा मज़ीद काम भी हो रहे हैं कि जिसके पंजाब में शहरियों को जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस पर ना सिर्फ अवेयरनेस फराहम की जाए, बल्कि सड़कों को कुशादा करने के लिए तजावुज़ात को हटाया भी जा रहा है। और इससे यकीनन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं आपके जो हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और अगर इस तरह की आसानी हो जाएगी तो फिर उनके लिए भी बहुत आसान काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गज़नफ़र अली शाह, SSP ट्रैफिक। जनाब पुलिस सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पंजाब में मेन ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लाहौर के जो मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए जो अलग-अलग लेन्स बना दी गई हैं, इसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे लाहौर जैसे बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे सड़कों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जहाँ पे ट्रैफिक के फ़्लो को जो चीज़ अमूमन बहुत ज़्यादा ख़राब करती है या फिर हादसात का बायस भी बनती है, वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी तरफ से जो रैश ड्राइविंग है वो इसका एक बायस बनती है। इसका अदाला करने के लिए जो एक कदम उठाया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पे, वो ये है कि जो बाइकर्स हैं उनके लिए एक अलग लाइन जो है वो मुख्तस की जाए।
तो उसका आगाज़ इस तरह से कर दिया गया है कि फ़िरोज़पुर रोड जो कि लाहौर की एक मसरूफ़ शाहराह है, वहाँ पे सबसे पहले ये जो लाइन है वो डेवलप की जा रही है, उसको एक अलग कलर दिया जा रहा है, उसको जो है वो बाकी सड़क से थोड़ा सा एक छोटी सी जो है वो इरेक्शन कायम करके तो उसको जो है वो डिवाइडर के साथ अलग किया गया है। तो वी होप कि इससे ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक के फ़्लो के अंदर बेहतरी आएगी बल्कि हादसा की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। गज़नफ़र साहब, ये आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो पट्टी पूरी बनाई जाएगी वो ना सिर्फ उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें पैदा करके ताकि गाड़ी जो है वो उधर उस ट्रैक पे ना हो सके। ऐसे ही मैं ठीक समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कराची में भी शाहराह फैसल पे इस तरह हुआ था और हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश तो करती है, लेकिन फिर हम लोग ही उसको फॉलो नहीं करते। आज वो जो बाइक लेन बनाई गई थी उस पर ट्रक, टैंकर गाड़ी, गधा गाड़ी सब चलती है, बाइक नहीं चलती उस बाइकर लेन पे। तो इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि भाई इसी तरीके से ये लेन जो है वो सिर्फ बाइकर्स और साइकिल राइडर्स के लिए इस्तेमाल हो? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है वो इनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल भी इस हवाले से किया जा रहा है कि स्पेशल डिप्लॉयमेंट की जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी एक बाइकर्स लेन है इसके अंदर जहाँ से मोटरसाइकिल सवार उस बाइकर लेन के अंदर शामिल होंगे या वहाँ से जब उन्होंने एग्जिट करना है तो निकलने के लिए बाकायदा तौर पे रास्ते छोड़े गए हैं। वहाँ पे लाजमी तौर पे हमारे ट्रैफिक के एहलकार मौजूद होंगे जो कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेन ट्रैक के ऊपर जो है वो अपनी बाइकर्स लेन को छोड़ के आ जाएं। सेकेंडली जो है वो इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं और फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर भी हैं। उनकी मदद से भी जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लेन और लाइन की पाबंदी है इसको यकीनी बनाया जा सके। जी सर, वैसे तो लाहौर में ट्रैफिक जो है वो बड़ा काफ़ी बेहंगम तस्वर किया जाता है, लेकिन थैंक्स टू ट्रैफिक पुलिस काफ़ी हद तक आप लोगों ने उसे कंट्रोल किया है। और जहाँ तक ये जो कार सवार हैं इनके लाइसेंस के हुसूल का है, हर इंसान को जब भी जो भी आकर ड्राइविंग लाइसेंस का वो लेना चाहता है तो आपने उसका क्या प्रोसीजर रखा है अब लाइसेंस का, कि आप किस तरीके से क्या छानबीन करके क्या टेस्ट करके लाइसेंस देते हैं, और क्या लाइसेंस का हुसूल अब कदरे आसान हो गया है, और क्या हर इंसान को लाइसेंस दिया जाता है या फिर देखा जाता है कि ये ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया है, इसका IQ अच्छा है, ये सड़क पे गाड़ी निकाल के ले जा सकता है, तो उसको लाइसेंस दिया जाता है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हर उस शहरी का हक है जो कि उम्र की ख़ास हद को पहुंचने के बाद ड्राइविंग की महारत रखता हो और इस बात का वो टेस्ट देकर जो है वो सबूत फराम कर सके कि ना सिर्फ उसको जो ट्रैफिक के बुनियादी कवानीन हैं उनके बारे में मुकम्मल आगाही है जिसके लिए हम थेरेटिकल टेस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि उसको प्रैक्टिकल जो है वो महारत भी हासिल है ड्राइविंग करने की, जिसके लिए हम प्रैक्टिकल रोड टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग है उसके हवाले से पंजाब पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेशन की है। अभी एक तो जो लर्नर लाइसेंस का असूल है उसके लिए पहले आपको किसी न किसी सेंटर जाना पड़ता था, अभी आप घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो ट्रैफिक के जो मुख्तलिफ लाइसेंसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। उनके लिए वेटिंग हॉल्स हैं, उनके लिए अच्छी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे क्यू मैट्रिक का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको अपनी बारी जो है उसके हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पे आप एक डिसिप्लिन का फॉलो कर सकें। फिर इसी तरह से जो है वो जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो आपका लाइसेंस है वो आपके घर के ऊपर डिलीवर होता है। अगर आपका लाइसेंस पहले से आपने बनाया हुआ है और आपने उसको रिन्यू करना है उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। पहले ये था कि अगर आप जो है वो सूबे के किसी एक ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सिर्फ अपने उसी ज़िला से बनवा सकते हैं अपना लाइसेंस जहाँ पे आपका डोमिसाइल है। अभी ये है कि आप न सिर्फ ये कि पूरे सूबे में किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे के आप शहरी हों तो आप जो है वो लाहौर से, पंजाब पूरे से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लाइसेंस अपना हासिल कर सकते हैं। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेशन हमने की है। लेकिन जहाँ तक ड्राइविंग की महारत का ताल्लुक है उसके टेस्ट जो ज़रूरी बनाए जाते हैं। जी सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी और लाइसेंस के ही हवाले से कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो अंडर एज है और अगर वो एज के अबव भी है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसके ऊपर क्या आप लोगों ने पनिशमेंट रखी है, और जो पनिशमेंट है उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, अब तक पनिश किया गया है? जी, विदाउट लाइसेंस जो है वो ड्राइव करना एक जुर्म है। इसके लिए जो है वो हम एनफोर्समेंट एक्शन करते हैं जिसको हम चालान भी कहते हैं।
तो उसके अंदर एक तो ये होता है कि जो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, उसके अगर हम सिर्फ इस महीने की बात करें तो अभी तक जो है वो आज 23 जनवरी तक सिर्फ 23 दिन गुजरे हैं। अभी तक जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख से जायद जो है वो 97,000 कल का काउंट था कि अभी तक 97,000 चालान जो है वो इस चीज़ के हो चुके हैं जो विदाउट लाइसेंस ड्राइव करते हैं। जिसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे जो है वो तकरीबन 5-6 हज़ार ऐसे लोगों के चालान किए जाते हैं जो कि विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ मुकम्मल जो है वो एनफोर्समेंट होती है। लाइसेंस के बगैर ड्राइव करना कानूनन एक जुर्म है और जो है वो उसके अंदर अगर अंडर एज ड्राइवर है तो उसके खिलाफ अलग से जो है वो किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और अगर एज पूरी है लेकिन अगर लाइसेंस आप कैरी नहीं कर रहे जो कि आपको कैरी करना ज़रूरी है तो उसके खिलाफ अलग से चालान किया जाता है। और सर आपकी बात सही, मैं सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगा। आपने चालान की बात की, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि पुलिस को ज़्यादा चालान के लिए टारगेट देने का सिलसिला ख़त्म हो गया है। क्या इस तरह की पहले कोई चीज़ थी कि इट वाज अ टारगेटेड एक्टिविटी कि आपको इतने करने हैं? क्या इस तरह की चीज़ थी, और अगर थी और ये अभी ख़त्म कर दी गई है तो ये कितना ज़रूरी था ख़त्म करना, और इससे क्या हासिल करना चाह रही है ट्रैफिक पुलिस? ये चालान इस तरह से टारगेट के तौर पे कभी भी नहीं दिए जाते और पंजाब के अंदर बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि डेली आपने किसी भी एहलकार ने इतने चालान करने हैं। बुनियादी तौर पे इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इस चीज़ के साथ है कि चालान क्या है। चालान ये है कि अगर आपने ट्रैफिक की कोई वायलेशन की है तो उसके खिलाफ आपको फौरी तौर पे जो टिकट फाइन का इशू किया जाता है उसको हम चालान कहते हैं। जितनी ज़्यादा जो है वो वायलेशंस रोड के ऊपर होंगी उनकी कॉग्निजेंस लेना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है ताकि वायलेशंस को रोका जा सके और ट्रैफिक की जो डिसिप्लिन है उसको इंश्योर किया जा सके। तो अगर जो है वो एक एहलकार खड़ा है रोड के ऊपर, अगर उसके सामने जो है वो 1000 लोग गुजरते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसे 1000 चालान करना चाहिए। और अगर सिर्फ 10 लोग गुजरते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसको सिर्फ 10 लोगों का चालान करना चाहिए। तो जितनी ट्रैफिक की वायलेशंस होंगी उसी के मुताबिक हमने एनफोर्समेंट एक्शन करना है। कोई ऐसा चालान का टारगेट नहीं है जी कि डेली आपने इतने चालान लाजमी करने। और एक चीज़ और सर कि बाइकर लेन भी बन रही है और ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, इससे हादसात में भी कमी होगी। एक सवाल जो मैं आपसे लाजमी करना चाह रहा था, हमने अभी 2 महीने पहले ही देखा कि लाहौर, पंजाब, हर जगह स्मॉग ने सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा की और स्मॉग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो था वो ये व्हीकुलर पोल्यूशन ही थी जिसमें 2 स्ट्रोक भी थे। ऐसे क्या इक़दामात हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है ना वो 2 चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जो हम कर रहे हैं। एक तो ये कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसको पूरे सूबे के अंदर इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ख़ास तौर पे पिछले अगर 2-3 महीनों की हम बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ एक्शन हुआ है। अभी जो इस वक्त हमारी एवरेज डेली एनफोर्समेंट एक्शन है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ वो तकरीबन 6000 है। कुछ 6000 गाड़ियों के चालान जो है वो पूरे सूबे के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर होते हैं। अब इन चालानों का मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि ये भारी जुर्माने आयद किए जाएं जो कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तकरीबन 2000 रुपया जुर्माना जो है वो इसका आयद किया जा रहा है। उस भारी जुर्मानों का मकसद यही है कि वो लोग जो कि जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को ठीक करवाएं, उनकी फिटनेस को यकीनी बनाएं और इंश्योर करें कि वो माहौल के अंदर ख़राबी का बायस ना बने। ठीक है। गज़नफ़र अली शाह साहब, SSP ट्रैफिक पंजाब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल ना सिर्फ हल होंगे बल्कि अगर हुकूमत कुछ अच्छे इक़दाम कर रही है तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करें। अगर लेन बना दी गई है तो उस लेन का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि बाइकर लेन पे और साइकिल लेन पे सिवाय बाइक और साइकिल के सब कुछ चल रहा हो। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अब ज़रा प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। एक गलती और गेम ओवर। चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज हो गया है। 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स एक साथ जलवागर होंगे। क्या बात है। नए प्रोमो में पाकिस्तान के शाहीन शाफरीदी, शादाब खान और भारत के हार्दिक पांड्या उनको दिखाया गया है। जनाब अली, ये जो प्रोमो है ये मिशन इम्पॉसिबल और रेजिडेंट ईविल 3 का एक कॉम्बिनेशन है जिसको बनाया गया। बट इट्स गुड टू सी इंडियन एंड पाकिस्तानीज इन अ प्रोमो फाइनली टुगेदर। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि शादाब खान तो टीम में है, शादाब खान प्रोमो में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? प्रोमो में है तो टीम में होंगे कि नहीं होंगे ये तो मुझे नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। जब कभी क्रिकेट का सेगमेंट होगा तो उस पर जरूर हम बात करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं फिर।
वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मौका मिले तो हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो एकदम आगे जाती है, टॉप पे जाती है सीधा। इतनी बासलाहियत और इतने स्किल वाले बच्चे हैं आजकल के कि क्या बताएं आपको। एक ऐसी ही पाकिस्तानी नौजवान तलबा महानूर ताहिर से जो है हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक यंग अचीवर अवार्ड अपने नाम किया है और ये अवार्ड उन्हें अपने एक स्टार्टअप से मिला है। और उन्होंने क्या कमाल का आइडिया थ्रो किया है, वो कुछ फुजला से मुर्गियों की फीड बना रही हैं भाई। अच्छा, मुर्गियों की फीड जो है ना वो मछली से ज़्यादातर बनती थी, लेकिन अब इन्होंने किस तरीके से इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया है। और हमें नहीं अंदाज़ा था कि मुर्गियों के फीड से भी कुछ हैज़र्ड हो सकता है या उसकी प्रोडक्शन से हो सकता है। अब इन्होंने इसमें किस तरीके से काम किया। महानूर रहमान द यंग एंटरप्रेन्योर अचीवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। मानूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो, प्लेजर ऑल आवर्स, प्लेजर ऑल आवर्स। मानूर, मुझे बताइए कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको आपने किया है। जो फीड होती है मुर्गियों की वो मछलियों से, जो ख़राब मछलियाँ होती हैं उससे ज़्यादा बनती हैं। आप कैसे इसको बना रही हैं? आइडिया कैसे आई? आप ये पूरा प्रोसेस किस तरह होता है, पहले तो ये बताइए। तो बेसिकली जो मेरा जो कंपटीशन था जिसमें मैं एनरोल हुई थी, उसकी जो थीम और सब था वो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली, मतलब कि इस तरह था। तो मेरे जहन में यही आइडिया आया कि बचपन से मैं अपने इस्लामाबाद में, अपनी सिटी में ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि सब्ज़ी मंडियों में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है और वो कभी भी सही तरह यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता। तो इसको किसी तरह यूटिलाइज़ भी करना चाहिए और कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहिए, इससे कोई किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि लार्वे के थ्रू ये सारी फूड वेस्ट यूटिलाइज की जाए। तो फिर आपने सब किया कैसे? हमें मुमकिन कैसे हुआ? लाइक इसके अंदर हम देख रहे थे अभी के दो कोई इंग्रेडिएंट या दो कुछ केमिकल्स हैं जिसके तहत आपने ये सारा और वो करके लार्वा भी उन्होंने बोला। ये लार्वा किस चीज़ का है? और वो लार्वा इस फूड वेस्ट को खाता है और फिर उससे बनता है, ये इसी तरह है? जी सर, बेसिकली ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा है जो कि पहले तो लार्वे के फॉर्म में आता है और वो लार्वा फीड करता है फूड वेस्ट पे। फिर वही लार्वा एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलियंस में रिप्रोड्यूस करता है। ओके। तो इसकी तादाद बहुत बढ़ जाती है और जब ये सारी फूड वेस्ट खा लेता है तो उसके बाद ये लार्वा व्हेन इट डाइज तो इसी लार्वा को कलेक्ट करके इसी का चिकन फीड बनाया जाता है। ओके, सो अच्छा, एक तो मुझे ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई बताएं, ये कॉमन फ्लाई ही होती है या फिर ये डिफरेंट होती है? ये कौन सी फ्लाई है? ये एक डिफरेंट फ्लाई होती है और इट्स लार्जर इन साइज, मतलब इसका जो लार्वा होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाई, ये कॉमन फ्लाई नहीं है। और वो जब वो खा लेता है और वो मर जाता है तो उससे फिर पूरा ये प्रोडक्ट बनता है। नाउ अगर मैं कंपेयर करूं एक आम फीड जो मुर्गियों की है और आपने जो तैयार की है, दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं और इको फ्रेंडली आपका प्रोडक्ट कैसे हुआ? तो बेसिकली ये जो लार्वा है, पहले तो यही कि इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट में कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये 100% ऑर्गेनिक है। Okay. क्योंकि ये फीड ही फूड वेस्ट पे कर रहा है, मतलब सब्जियों का और फलों का सारा वेस्ट ना। तो और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल इको फ्रेंडली है, सन ड्राइंग पे बेस्ड है। या तो ओवन बेकिंग होती है या सन ड्राइंग करते हैं। तो अच्छा, अभी तक आपने जितना भी ये बनाया है, आपने जब मुर्गियों को फीड दी उसके बाद इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो अब जो कहते हैं ना, जो दूसरे जो फुजला से और जो बनाया जाता है, जो फूड जो आपने बनाया है उस फूड में और आपके बनाए गए फूड में क्या वाज़ेह डिफरेंस आपने देखा? तो बेसिकली वाज़ेह डिफरेंस जो था वो यही था कि ये बहुत जल्दी एक तो तैयार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ये बल्क में बनता है, मतलब ये इसकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है तो हम एक बहुत बड़ी अमाउंट में भी बेच सकते हैं। और दूसरा ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब बाकी फूड चिकन फीड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, टोटली Okay. ऑर्गेनिक फूड। अच्छा महानूर, अब ज़रा इसके बिजनेस मॉडल पे बात कर लेते हैं
कि आपने ये काम किया और ऑब्वियसली अब आप इसको सेल आउट भी गालिबन करेंगी। फ़र्ज़ कीजिए अगर आज इफ़ आई वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, तो उसमें कितना इनिशियल कॉस्ट आती है, द स्टार्टअप कॉस्ट, और फिर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के आपको कितना पड़ा और इसको कैसे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है? तो इसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट थी वो जो मैंने सिर्फ कुछ ग्राम्स ऑफ लार्वे खरीदे और वो मुझे 8,000 पड़े। ओके। 8,000। तो उन लार्वे को अब फूड वेस्ट तो मुझे फ्री की मिली। आई कलेक्टेड इट, तो वो फूड वेस्ट इकट्ठी की और इस लार्वे को खिलाई। और यही लार्वा बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, तो मुझे लार्वे में बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वंस या ट्वाइस इज़ इनफ स्टार्टअप के लिए। और बाकी मुझे अब एक अवन चाहिए था, तो अवन के ऊपर आई स्पेंट अराउंड 40। तो स्टार्टअप कॉस्ट इसकी बिल्कुल इतनी ही थी, 50 से ऊपर नहीं गई। हम्म। और ये आपकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है और इज़ इट हैपनिंग समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एज वेल? यस, दिस इज हैपनिंग इन सिंगापुर। लाइक इस मॉडल पे एक तरह से बेस्ड है वो प्रोजेक्ट भी। तो ये सिंगापुर में हो रहा है एंड अफ्रीका में मिलता जुलता प्रोजेक्ट है, मतलब इस तरह का एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, तो महानूर इसको फिर आप किस तरह से सेल आउट करेंगी? आप खुद इसका बिजनेस मॉड्यूल लेकर आएंगी? किस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगी? मतलब आप प्राइसेस वगैरह का नहीं पूछ नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को सेल आउट करेंगी या फिर आप एंड प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगी? वो जो फीड है वो आप सेल आउट करेंगी? मैं फीड सेल आउट करूंगी। मतलब मेरा ये प्लान है कि किसी एक कंपनी को ही टारगेट करूंगी एंड उन्हीं को बल्क में ये मतलब मैस प्रोडक्ट भेजा करूंगी। तो सिर्फ चिकन फीड ही जाएगी। ओके। और किसी ने आपसे अभी तक इसमें कांटेक्ट किया? किसी ने इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर की? There's been a few people, they have contacted me, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस तरफ जा नहीं रही क्योंकि I have exams and बहुत मुश्किल है यस, 2 चीज़ों को हाँ, एक वी साथ manage। वी फॉरगॉट दैट यू आर अ स्टूडेंट एज वेल, तो आपको पढ़ाई भी। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि इसको आपने जो चिकन है, जो ब्रायलर है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है और जब आपने उसको खिलाया उसकी सेहत पे कोई मनफी असर तो नहीं पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बेसिकली ये अपना काफ़ी प्रोडक्ट मैं लेके गई थी टू अ फार्म एंड उधर मैंने चिकन को फीड किया है। तो पहले मैंने नोटिस किया कि वो खा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट तो चिकन को पसंद नहीं आएगा या खाएंगे नहीं। तो चिकन वाज हैप्पी विद इट, वो खा रहे थे। एंड उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब तक मैं उनको खिलाती गई कोई बुरा असर नहीं पड़ा एंड द चिकन लुक्ड हेल्दी। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, इज़ इट सर्टिफाइड? मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं, अप्रूव्ड है आपका प्रोडक्ट? अभी अगर बात की जाए तो उस तरह पेटेंट वगैरह मैं कुछ करवा नहीं सकी, लेकिन इट्स 100% ऑर्गेनिक नेचुरल, तो इसमें मतलब कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। All right. Manur, thank you so much and you have been awarded the prize as well, तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इसको आप सर्टिफाई करा लें तो फिर तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा, वो जो महंगी महंगी फीड है उसको ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कि किस तरीके से अगर हम करना चाहें, बाय द वे इसी तरह का एक मुझे याद आ रहा है, इंडिया में भी इसी तरीके की एक कोशिश हुई थी। ओ यस, एब्सोल्युटली। और वो बत्तखों के थ्रू इसको कर रहे थे। सो वक्त आ गया है कि हम अब मुतबादिल तरीक़े अपनाना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को उन मुतबादिल तरीक़ों पे लाएं, क्योंकि दुनिया माहौलियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही और है। अभी तक हमने इसको सीरियसली नहीं लिया है, बट आई एम ग्लैड कि जो हमारी यूथ है ना वो तो ले उसने रही है सीरियसली seriously, लेना yes, शुरू कर दिया। वो yes. स्टार्टअप्स की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और एक अच्छा काम और हमें करना है, वो लेना एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा काम तो नहीं हुआ ये तो डिस्कनेक्ट हो गया हम, चले, लेकिन ज़रूरी भी है। ब्रेक लेते उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और एक बार फिर ब्रेक के बाद आपको कहेंगे हम खुश आमदीद। सुबह सुबह कोशिश हम ये करते हैं कि आप तक ना सिर्फ मस्बत ख़बरें पहुंचाएं बल्कि माशरे का वो चेहरा भी जो मस्बत है वो भी आपके सामने रखें। लेकिन कुछ ख़बरें इतनी ख़तरनाक और इतनी दर्द वाली होती हैं कि उसको बताते हुए हमें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कराची का मासूम बच्चा सारिम
अब तक उसे इंसाफ तो नहीं मिल सका है। शहरियों में गुस्सा है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुलज़िमान को पकड़कर सरेआम सज़ा दी जाए। इससे पहले भी जिस तरह जैसे जैसे नन्हे फूलों को मसलने के इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, लोगों का ये गम गुस्सा जो है वो सामने आता रहा है। कसूर की ज़ैनब को कौन भूल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाक़यात रुकने में नहीं आते हैं। मुसलसल कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या ज़ेरे गर्दिश रहता है। 3 महीने 4 महीने बाद इस तरह की चीज़ सामने आती है। अब इसमें हुआ यह है कि इसमें एक बच्चे का अजीज़ कारी चौकीदार, एक बिल्डिंग का वॉलमैन जो है वो तफ्तीश में शामिल कर दिया गया है और बहुत सारे सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं। हम आज इस एंगल पे बात करने जा रहे हैं कि जो ये तमाम तर मामलात होते हैं, इसके बाद मज़ीद चीज़ें पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या महरक़ात होते हैं और जो वाक़यात सारे आते हैं वो कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उनमें कितने कैसे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, इसका रोकथाम वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे करें, क्योंकि हम तो बोल बोल के हमारे गले सूख जाते हैं, लेकिन इस तरह की हर बार चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो डायरेक्टर साहिल डॉक्टर मुनीज़ बानो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहबा। हम जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ऐसा है कि जिसको बात करते हुए भी कराहियत भी होती है, अफसोस भी होता है और बतौर एक माशरे के फ़र्द सर शर्म से झुक जाता है कि इतने मासूम बच्चे जब हमारे यहाँ सेफ़ नहीं तो फिर आगे क्या ही रह जाता है। डॉक्टर साहब, इस तरह के वाक़यात जब रिपोर्ट होते हैं, इनमें ले तो लाल से काम लिया जाना, जैसे पेरेंट्स ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो पुलिस है उसने पहले सुराग रसा कुत्तों की मदद क्यों नहीं ली और बाद में क्यों ली, बहुत ज़्यादा डिलेड इन्वेस्टिगेशन की। आपको लगता है कि ये जो पेरेंट्स का कंसर्न है ये वाकई ठीक है कि बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है पुलिस की तरफ से, और अगर डिले ना किया जाए तो उसको पहले कुछ बचाया जा सकता है किसी तरीके से? जी, बिल्कुल ये है तो सही, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सोचते हैं कि जी बच्चा इधर-उधर चला जाता है, दिन बाद 1-2 दिन बाद वैसे ही मिल जाएगा और पता लगेगा। ये भी होता भी ये है कभी, तो वो शायद लाइटली लेते हैं। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये ज़ैनब अलर्ट है, ऐप है, काफ़ी इसके बारे में बताया नहीं गया है कि लोग फ़ौरन फ़ोन करें तो द पुलिस हैज़ टू बी गेट इनटू एक्शन। तो एक तो मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सामने होना चाहिए। और दूसरे जो ह्यूमन राइट ऑफिस का नंबर है 1099, मतलब काफ़ी हेल्पलाइन्स हैं, रोशनी की हेल्पलाइन है। तो ये हम शायद लोग जानते नहीं हैं कि भई आप फ़ोन करें तो फ़ौरन वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हेल्पलाइन्स हैं वो सबको मालूम हो, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, वॉक ऑफ करते हैं, ये एक पहलू है। मगर दूसरा पहलू ये है कि जो ये केयरलेसनेस है ना, कि बच्चे चले गए हैं, बाहर निकल गए हैं अकेले, इस पे वालिदैन को बहुत समझ आना पड़ता है कि जी ये आप नहीं अलाउ कर सकते किसी सूरत। तो ये दोनों पहलू हैं, पेरेंट्स की भी अवेयरनेस और ये अलर्ट्स, ये जो एग्जैक्टली हैं अभी हेल्पलाइन। डॉक्टर साहब अभी आपने एप्लीकेशन और अवेयरनेस की बात की, तो मैं यहीं से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ज़ैनब जो कसूर वाला वाक़या है, जाहिर सी बात है वो अभी हमारे जहनों से भूला ही नहीं है, और उस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़ैनब अलर्ट बिल भी पास हुआ था उस एप्लीकेशन के साथ। तो अगर वो बिल पास हुआ था, कानून बना था उसके हवाले से, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ और अवेयरनेस उस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट की गई? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन है, ऐप बनी हुई है जी, मगर मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। यू कैन पुट इट अप, वो इमीडिएटली पुलिस को बताती है कि आपने करना है काम। तो वो एक बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है और एक पूरी अथॉरिटी उस पे बैठी हुई है और बिल्कुल कॉल्स आती भी हैं, मगर काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में मेरे ख्याल से। और भी हेल्पलाइंस हैं, ये कराची का वाक़या है, कराची में रोशनी भी करती है, मददगार भी हैं, ये सब एक्टिव हो सकते हैं अगर लोगों को मालूम हो।
डॉक्टर साहब, अच्छा अब इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत ही दिलदोज़ किस्म के वाक़यात होते हैं, जितनी मज़म्मत की जाए इसकी कम है, लेकिन उसके बाद होता है कि सोशल मीडिया पे फिर एक तूफ़ान बपा हो जाता है और उसमें कुछ स्टैट्स, कुछ फिगर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये वाक़या यकीनन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन स्टैट्स जो सामने आते हैं वो मज़ीद ख़तरनाक होते हैं। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं कि जी इतना बिल्कुल। ह्यूज नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, आर दीज करेक्ट स्टैट्स एंड स्टैटिस्टिक्स? जी जी, हमारे तो जो क्रूअल नंबर साहिल के हैं, अगर आप वो कोट कर रहे हैं तो वो तो हम जी वेरीफाई करवाते हैं। हम पुलिस स्टेशंस भी, क्योंकि हम फिर फ्री लीगल एड भी ऑफर करते हैं ना, तो हम तो वेरीफाई करते हैं। हमारे मिसिंग चिल्ड्रन का भी हम वेरीफाई, वो शायद ना इतना ऐसे सीएसए केस जो रजिस्टर होता है, डेफिनेटली हम वेरीफाई करते हैं कि ये केस है, क्योंकि हमने उनको ऑफर लेटर भेजना है। मगर बात ये है जी कि एक तो ये खत्म नहीं हो सकता है। अगर आप समझते हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होता। वो आप पूरी दुनिया में देख लें, आज तक वही हाल है। मगर बात मैं जो कह रही हूँ, जो मुझे, ये अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो डार्क वेब है ना, वो बहुत फैला हुआ है। जी, तो और डॉक्टर साहब आप वो हैं जो जी, जी। डॉक्टर जी साहब, वैसे सॉरी आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ये जो बच्चों के किडनैपिंग केसेस या इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है और इस तरह के और भी बहुत जी सारे जी केसेस हैं जो हुई है। नज़र-ए-आम पे आते हैं। साहिल के पास अब तक क्या हाँ अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, ये पिछले साल के जो अब हम कंपाइल कर रहे हैं और हमारा रिपोर्ट निकलने वाला है इन अनदर 15-20 डेज, इसमें कोई 4000, जिसमें अर्ली मैरिजेस, मिसिंग चिल्ड्रन, अबडक्टेड चिल्ड्रन एंड सीएसए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, और चाहे जो सिर्फ, क्योंकि हम वो अलग अलग भी एनालाइज करते हैं, वो 2000 से ज्यादा है। और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बाकी कहाँ क्या क्या हो रहा है। इसमें अब ये एसएसडीओ ने भी कोई पुलिस स्टेशन से लिए हैं, मगर वो भी जो जितने केसेस हम रिपोर्ट करते हैं उससे कम आ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत मुश्किल से ये डेटा सही नंबर्स में सामने आ। एब्सोल्युटली। और वैसे डॉक्टर साहब, ये मौका तो नहीं है ये सवाल करने का, ज़ाहिर सी बात है जो वालिदैन हैं वो भी दिल गिरफ्ता होंगे जी और उनका दुख तो कोई ना बांट सकता है ना बयान कर सकता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिकली इन जितने नंबर्स आप बता रही हैं, क्या जी कहना चाहेंगी वालिदैन से? क्योंकि हम कैद में तो नहीं रहते, ना हम बच्चों को जेल कर सकते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि जी नहीं नज़र रखें बच्चों पे, बच्चों को बाहर ना जाने बिल्कुल दें, आज़ाद मुल्क है ये। नहीं, वो नहीं हो ये सकता। एक वो आज़ाद माशरा है, आज़ाद जमहूरी माशरा है, और उसमें बच्चों की कलकारियाँ नहीं गूंजेंगी तो फिर ये माशरा माशरा नहीं रहेगा, ये जंगल बन जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इसका सद्देबाप किया जाए? देखिए जी, हम तो कम्युनिटीज में जाके अवेयरनेस कराते हैं कि जी आप बच्चे को एक तो ख्याल रखें ना। आप अगर दुकान सामने आपके, आपने एक छोटे बच्चे को भेज दिया, दरवाजे पे तो खड़े हो जाएं, या दो बच्चे इकट्ठे जाके इकट्ठे और हाथ पकड़ के जाएं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर वालिदैन को अवेयरनेस मिले, उनको समझाया जाए, तो वो कर सकते हैं बच्चों को महफूज करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपको बच्चों को भी बताना होगा कि बेटे ये चीजें हो सकती हैं, और आपने बिल्कुल इसमें नहीं शामिल होना कि कोई आपको कहेगा आओ मैं बाजार ले जाऊं, मैं टॉफी दे दूं, मैं आपको सैर करा लाऊं। और इस हद तक कि अगर कोई आपको कहे कि आओ जल्दी आओ, स्कूल्स में खास तौर पे ये हो जाता है कि आओ जल्दी आओ, आपके वालिदैन बीमार हैं या अस्पताल में हैं, आपने हरगिज नहीं जाना बगैर पता करवाए कि जी ये बात सही है या नहीं अपने स्कूल वालों से। डॉक्टर तो साहिबा, ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें जी हैं जो बिल्कुल। कर डॉक्टर साहिबा, सकते हैं। अभी आपकी बात सुनकर और ये ओवरऑल जो रिपोर्ट चल रही है काफ़ी अरसे से सारिम वाले केस की, और लातादाद केसेस और भी हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं, मैं सिर्फ ये सोच रही थी अभी खाली कि वो बच्चे किस कदर तकलीफ़ से गुजरते होंगे और उसके बाद उनके वालिदैन कितनी तकलीफ़ से गुजरते होंगे, वो तो दुख तकलीफ़ हम बयान कर ही नहीं सकते लफ्ज़ों में। अभी आपने अवेयरनेस की बात की है, छोटे बच्चे, जाहिर सी बात है वो वही बच्चे मोस्टली टारगेट किए जाते हैं क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती। क्या आप समझती हैं कि ये जो NGOs हैं या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं,
कुछ छोटे बच्चों को जाके कैंपेन्स रन की जाएं, स्कूल्स में जाके उनको ये बताया जाए। ये तो बड़े तो हम बात कर रहे हैं चैनल्स पे बैठ के, तो वो तो समझ आती है, लेकिन जो छोटे बच्चे, अगर वो अभी भी कोई छोटा बच्चा देख रहा होगा वो इस बात को सीरियसली नहीं समझेगा। क्या आप नहीं समझती कि छोटे बच्चों को जाके कैंपेन्स स्कूल्स में रन करवाएं, उनको प्रॉपर वर्कशॉप्स हों? बिल्कुल जी, हम तो करते हैं। हमारे पास तो कार्टून्स में मतलब एनिमेशंस हैं बहुत सारे बच्चों को बताने के लिए, और हम तो जब भी कहीं भी ट्रेनिंग देते हैं, चाहे कम्युनिटी में चाहे स्कूल्स में, हम तो बच्चों को भी डायरेक्ट कराते हैं, क्योंकि टीचर्स को तो पहले तो बड़ों को जरूरी है बताना, ताकि उन्हें पता हो कि अगर बच्चा क्या कह रहा है तो वो समझ जाए। और दूसरा फिर हम बच्चों को दिखाते हैं कि कहाँ-कहाँ खतरनाक जगह है, हमारी मेरी हिफाजत किताब है, हम वो देते हैं। तो हम तो ये ज़रूर करते हैं जब भी हम जाएँ कहीं भी। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीज़ा बानो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह का आपने, इट्स कमेंडेबल, जारी रखिए इस चीज़ को। इस स्टोरी का जो एंगल है ना, वो स्टोरी का एंगल जो आखिर में ब्रेक पे जाने से कबल मैं ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा, वो जो बिल्डिंग यूनियन है उसका भी है, क्योंकि जो वालिदैन हैं सारे मरहूम के, वो इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि ये बच्चा बिल्डिंग से बाहर गया ही नहीं था, ये उसी इमारत के अंदर था। तो जब इमारत के अंदर था तो अंदर की सिक्योरिटी, अंदर के चौकीदार वो कहाँ थे, क्या थे, यकीनन ये सवाल उठाइए कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी। लेकिन जिस रिहायशी कंपाउंड में, जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, अगर वहाँ की यूनियन आपसे माहाना मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की मद में पैसे ले रही है, तो फिर उनसे सवाल ये बनता है कि अगर इस तरह का वाक़या हो जाता है तो फिर आपके उस मेंटेनेंस के पर मंथ के फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है चौकीदारों को रखने का, फ़ायदा क्या है गार्ड्स रखने का, फ़ायदा क्या है यूनियन का? तो सवाल है, सवाल हम उठाते रहेंगे, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सवाल हम इन इश्यूज़ पे ना उठाएं, ये इश्यूज़ दोबारा ना हो, इस तरह कोई मासूम बच्चा दोबारा से शिकार ना बने, इस तरह मासूम कलियों को मसला ना जाए और इस तरह मासूम कलकारियों को दबाने की घिनौनी कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अगर आप एक बच्चे हैं तो आपसे लाजमन ये सवाल होता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? हमसे भी होता था। तुम्हारे पास तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा क्या ही ऑप्शन रह जाता था। या फिर अपने फेवरेट टीचर से इंस्पायर होकर टीचर मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। लेकिन देखिए, असर हाज़िर के हिसाब से चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग। पंजाब में मैट्रिक के मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा किया गया है। अब उनमें एग्रीकल्चर भी शामिल किया गया है। हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए। एलाइड हेल्थ साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पहले हम पढ़ते थे आगे जाके, लेकिन वो अब मैट्रिक ग्रुप से। एंटरप्रेन्योरशिप, वो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको शामिल कर लिया गया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये नए ग्रुप्स नए तालीमी साल से पढ़ाए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर साहब का कहना है कि हेल्थ साइंसेस पढ़ाने वाले स्कूल्स DHQ और DHQ अस्पताल के करीब होंगे, जबकि मैट्रिक के इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। तलबा मज़ामीन का जो भी ग्रुप रखना चाहते हैं उनका इंतखाब वो 9th क्लास के आगाज़ में ही कर लेंगे। और ये बहुत ही खुशाइन बात है कि इतने अच्छे नए सब्जेक्ट्स जो आजकल की ज़रूरत भी है उनको शामिल कर लिया गया है। चलिए इसी पर हम बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलियावाला हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। आप बड़े होके क्या बनना चाहते थे जब आप बड़े हो रहे थे? मैं बड़ा होके सोचता था कि मैं रॉक स्टार बनूंगा। या ये तो सारे ही वो कर रहे होते थे। लेकिन चलें, उमर, कितनी अच्छी बात है कि बच्चों को उनकी कॉग्निटिव बिल्डिंग की एज में, उनकी दिमाग के बनने की उम्र में आप वो वाले ऑप्शंस भी दें जो कि अब तक हमने नहीं दिए थे बच्चों को। डॉक्टर इंजीनियर से हट के अब उनको एग्रीकल्चर भी पढ़ाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। अब उनको IT 9th और मैट्रिक को पढ़ाई जाएगी। अब उनको एंटरप्रेन्योरशिप, जिस पे दुनिया जा रही है, जिस पे हमारा पड़ोसी मुल्क उसको बड़ा सेलिब्रेट करता है, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को, और हम भी अब इस पे जा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये खबर? पहले तो ये बताइए। जी बहुत खुशाइन है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और दुनिया भर की तहकीक ये बताती है
जो जर्नल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उसमें आपको ये बात क्लियरली मिलेगी कि यंग एज पे एक्सपोजर बच्चों का कारोबार के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, मसलों को हल करने के साथ, रिस्क लेने के साथ उनको ज़िंदगी भर की ये लर्निंग दे देता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया, जैसे बच्चों को पता है कि बीइंग अ डॉक्टर से क्या मुराद है, बीइंग एन इंजीनियर से क्या मुराद है। तो इसी तरीके से जब वो यंग एज में जानते हैं कि ये भी उनके पास मौका है, तो बहुत सारे इसको परस्यू करते हैं। एक और बात ये है कि अब डॉक्टर एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। या एग्री। सो अब ये डोमेन जो है एंटरप्रेन्योरशिप, आप ये समझें कि अब नई दुनिया के अंदर हर किसी के पास मौका है कि वो अपनी दुकान खोल सकता है, वो अपनी सर्विसेज को इंडिविजुअली या एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेल कर सकता है। तो आप जो भी महारत रखते हो, लेकिन अगर आप साथ उसको कारोबार बनाने की महारत रखते हैं, तो आप बहुत प्रॉस्पेरस फ्यूचर हासिल कर सकते हैं। देखिए उमैर, मैं एक बात सोचने लगी और ये शायद सवाल सबके ही जहनों में आएगा, क्योंकि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए जाने वाले कोर्सेज़ हैं, मज़ामीन हैं जो अभी हमें पढ़ाएंगे बच्चों को 9th में। तो क्या हमारे पास उन तमाम मज़ामीन के टीचर्स की अवेलेबिलिटी होगी? क्या हमारे पास उतने क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद होंगे कि हम बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट्स बासानी पढ़ाए जा सकें? जी, आप जानती हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम भी बहुत सारे चलते हैं, उसके अंदर भी बेशुमार तरह के इदारे हैं। तो इसका जवाब येस भी है और नो भी है। ऐसे असातिज़ा हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को। मैंने गाँव देहातों में ऐसे असातिज़ा देखे हैं या बड़े स्कूलों में देखे हैं, जो कि अपने बच्चों को दुनियाओं की सैर करा देते हैं उसी टाइम के दरमियान। और ऐसे असातिज़ा भी देखे हैं जो कि बच्चों को कैद कर देते हैं। आपने दुरुस्त इशारा किया कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए हमें ऐसे असातिज़ा चाहिए जो कि खुद कारोबार करना, रिस्क लेना, मसलों को हल करना या तो समझते हों या उन्होंने किया हो खुद। वरना उनका ये बात सिखाना, आप जानती हैं कि बाकी मज़ामीन जैसे हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं, वैसा ही ना बन जाए। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस लिख के A1 ग्रेड हासिल कर रहे हों, बजाय इसके कि असल में अपने इलाकों के मसले, इस मुल्क की मार्केट में जो मौक़े हैं, उनको इस्तेमाल करना सीखें। तो असातिज़ा पे ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है और आई एम श्योर कि हुकूमत ने ना सिर्फ कोर्स अनाउंस किया होगा, बल्कि इसका कोर्स वर्क भी तैयार किया होगा और इसमें यकीनन कोई ना कोई मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे ताकि टीचर्स इसको अच्छे से डिलीवर कर सकें आगे। यानी कि मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इससे मुझे एक सेशन भी याद आ गया। उसमें एक जो स्पीकर थे वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स जब बन रहे होते हैं, उनकी हाउस जॉब्स हॉस्पिटल्स में लगती है, लेकिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई भी हमारी इंडस्ट्री से अफिलिएट नहीं होती है। इसी तरीके से जब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहे होते हैं, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि वो सिर्फ रोट लर्निंग ना हो। जैसे आपने कहा डेफिनेशन, उसके नीचे डबल अंडरलाइन और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स फला 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 10 में से 10। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स इन योर मैट्रिक ग्रुप, बट एग्रीकल्चर भी और बाकी चीज़ें भी? 100% यू आर राइट। और प्रैक्टिकल ना होना आज के दौर में स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली लूज करना है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आज के दौर में बेशुमार मौके हैं। जिस तरह बच्चे पढ़ाई के दरमियान ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं और उसी साल के दरमियान उस पर ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना इसका कोई फ़ायदा होगा। इस प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए और भी तरीके हैं, जिस तरह जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मेंटोर्स बन जाएं, वो असातिज़ा बन जाएं और कैंपस पे नहीं तो ऑनलाइन कनेक्ट यंग लोगों के साथ क्रिएट करें। क्योंकि एक तो उन्होंने थियोरेटिकली पढ़ना होता है उसके नट्स एंड बोल्ट्स, लेकिन साथ मिसालें भी देखना ज़रूरी है हमारे माहौल की। जब ये दोनों मिलती हैं तो नौजवान ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्च अहेड करते हैं। इस पे एक और भी स्कीम है जो कि बहुत पहले से चल रही है कि जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे उनके लिए बेशुमार इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान भर में। यानी कि वो अपने ख्याल को अब कारोबार बनाना है तो आप अकेले बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माहौल है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा, आपको राइट लोगों से मिलवाएगा। तो यहाँ पे हुकूमत को बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पिछली दिहाई के अंदर इस पे बहुत ज़्यादा मूव किया है और ना सिर्फ स्किल बिल्डिंग पे बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप एनहांसमेंट पे और नौजवानों को वो सलाहियतें देना जिसकी आज के दौर में ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े कदम हुकूमत ने लिए हैं जो कि लोग जानते भी नहीं हैं और हम अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे दाद देनी चाहिए और ये उम्मीद लगानी चाहिए कि इससे रियल इम्पैक्ट आ सके। पाकिस्तान में देखें आप, सिर्फ नौजवानों को नौकरी लेने वाला बनाएंगे तो बेरोज़गारी हो जाएगी और ज़्यादा।
हमें बहुत सारे नौजवानों को नौकरियां और मौके बनाने वाला बनाना है। सो हर एंटरप्रेन्योर के साथ बेशुमार जॉब सीकर्स को भी मौके मिलते हैं और ऐसे ही हमारा कंट्री राइज करेगा। तो मैं आपको लगता है कि जो इंटर्नशिप है वो जैसे बड़े होके होता है ना, लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके मिलती है, तो अगर 9th क्लास से ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि 9th क्लास से बच्चे को बाहर निकल के जो है उससे एक्सपोज भी करना चाहिए कि भाई इंटर्नशिप ये सिर्फ लाइनों में अंग्रेज़ी में पढ़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा, फैसल ने कहा कि जी प्रैक्टिकली करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर ना वालिदैन को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। नहीं जी अभी तो ये बहुत छोटा है, भाई अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, तो वालिदैन को भी साथ साथ अवेयरनेस दें कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चे को आगे बढ़ने के मौके दें, बच्चे को भी जाने दें, क्योंकि अक्सर और बेशतर बच्चे सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि वालिदैन का प्रेशर होता है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, अभी बहुत छोटे हो। आई थिंक बहुत आपने अच्छी बात की। माँ बाप एक तो ज़ाहिर है लुक आफ्टर करते हैं, उनका काम है तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होना, उनके लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह माँ बाप ने ये मान लिया है कि मैंने अपने बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, मैंने अपने बच्चे को अंग्रेज़ी सिखानी है, मैंने अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसी तरह माँ बाप ये बात भी मान लें कि हमने अपने बच्चों को ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना है जो कि हमारी दुनिया नहीं थी, और उस दुनिया के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी शुरू करनी पड़ेंगी, इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो आप समझें कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो सलाहियत है वो आज के दौर के माँ बाप को ज़रूरी मानने की ज़रूरत है कि जिस तरह बाकी चीज़ें करा देते हैं बच्चों को, स्कूल है, कोचिंग है, एक्स्ट्रा तरीक़ों से करवा देते हैं, इसी तरीके से इस पे भी फ़ोकस करें। यहाँ वो माँ बाप जो कि ऑलरेडी बिज़नेसेस करते हैं, किसी न किसी सतह पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिज़नेस वाले हैं, उनके बच्चों के लिए तो एक बड़ा अच्छी मिसाल घर के अंदर पाई जाती है। और अक्सर नौजवान वो रास्ता भी मुंतखब करते हैं, अपनी ही फैमिली के बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। सो पेरेंट्स इसको मान लें और अपने बच्चों को रिस्क टेकर बनाएं। रिस्क के अंदर रिस्क है और वो रिस्क लेना सीखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत रिस्क अपने लिए और इस मुल्क के लिए बनाएंगे। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, हो सकता है कि शायद टॉपिक से मुताबिकत ना रखता हो, लेकिन अ स्लाइट कनेक्शन विद द टॉपिक ऑफ आस, वो ये उमैर के हमने मास्टर्स किया, अब हम जा रहे हैं बाहर, या फिर हमने बैचलर्स किया, अब हम जा रहे हैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने। वहाँ जाके हमारा बच्चा डिश वॉशिंग भी कर लेगा, लिफ्टिंग भी कर लेगा, स्टोर्स में भी काम कर लेगा, यानी कि वो अपना ख़र्चा खुद उठा सकता है। हम इसको यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं है हमारा बच्चा ये क्यों करेगा, हम इसको यहाँ डिस्करेज करें, ऑल दो कि ये तो हमारे मज़हब से भी साबित शुदा है, हमारे कल्चर से भी साबित शुदा है कि भाई अपना ख़र्चा खुद उठाइए। तो इस चीज़ की भी तालीम अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को बजाय बाबू बना के घर में बिठाने के उनको निकालें बाहर और उनको ज़माने की जो तपिश है उसको पहले से ही उनको ज़रा एब्जॉर्ब करने दें। ऐसा ना हो कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आके बोले अरे ये तो मैंने बेड ऑफ रोजेस समझा था, ये तो चेयर ऑफ थॉर्न्स निकली। और बिलियनर से सीख लें जिन्होंने इतना माल होने के बावजूद अपने बच्चों को बहुत कम दिया, अपने बच्चों को स्क्रीनों से दूर रखा और उनको वो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कराई जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसमें मैदान खेल, जिसमें माहौल, सड़क, उसके गिर्द चैलेंजेस शामिल हैं। और हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है कि हमें हर जगह नौजवान नज़र आएँ। हालात बदल जाते हैं, आप जानते हैं कि नौजवान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आते हैं, खुशी लेकर आते हैं, चाहे वो फ्यूल पंप पे हो, चाहे वो किसी बर्गर शॉप के अंदर हो। और अगर हमारे नौजवान थोड़े टाइम के लिए ये करते हैं, थोड़े टाइम के लिए करते हैं, तो आप यकीन माने कि ना सिर्फ उनकी किरदार साजी बल्कि उन जगहों के माहौल भी तब्दील हो जाएंगे। यहाँ हम सबको अपना दिमाग बड़ा करने की ज़रूरत है और अपने नबियों से सीखने की ज़रूरत है कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम करने वाला है और हम सबको उन कामों की ज़रूरत होती है। और कहीं न कहीं हम ये भी जानते हैं कि हम करते क्या है उन लोगों के साथ जिनसे हम कपड़े धुलवाते हैं, जिनसे हम डिशें साफ़ करवाते हैं, इसीलिए हम खौफ खाते हैं कि हमारे बच्चे वो रवैया ना देखें। तो अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। और अल्लाह ने कुरान में बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैंने कुछ को दिया है, कुछ को नहीं दिया, ताकि दोनों एक दूसरे की खिदमत कर सकें। तो हम सब एक दूसरे की खिदमत पे मामूर हैं और जो खिदमत कर रहा है वो इज़्ज़त के लायक है और आपकी नज़र में नहीं है तो रब की नज़र में बहुत इज़्ज़त के लायक है। तो अकल पक। थैंक यू सो मच उमैर साहब फॉर योर टाइम, और आप हमेशा की तरह एंथुसियास्टिक बातें करते हैं
उम्मीद करते हैं कि देखने वाले जो है वो उससे ज़रूर सीखेंगे। टाइम तो जनाब आली, बात यह है कि अम्मी जान कहा करती हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और काम से बड़ा कोई धंधा होता नहीं है, तो काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए और बड़ा एहसान इक़दाम है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अगर सियासत का भी सब्जेक्ट इन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ से भी हर बंदे को अपने राइट्स पता होंगे, अपने ह्यूमन राइट्स पता होंगे, सियासी राइट्स पता होंगे, शायद आगे जाके सियासत भी थोड़ी मॉडर्न किस्म की हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज़, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैंड है। इसी के साथ देते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों पे शदीद सर्द रहने का इम्कान है। लेकिन कराची में अचानक सर्दी कम हो गई है और दर्जे हरारत औसतन 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बरअक्स अंदरूनी सिंध में सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा देखने को मिला है और जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम हो गया है। इस साल अब तक कश्मीर, बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी कम हुई है और सबसे अहम ये कि बलूचिस्तान में बर्फबारी इंतहाई कम हो गई है। अगर हम अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्रीज तक। और आप देख सकते हैं स्काई क्लियर है और सूरज चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो होगा 26 डिग्रीज। और अब बात करते हैं मीरपुर खास के टेम्परेचर की। तो वहाँ पे जो आज मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाने वाला है वो है 9 और मैक्सिमम 24 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। नवाबशाह की बात करूँ तो मैं नवाबशाह में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी सूरज चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको लाड़काना। तो लाड़काना में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी सूरज चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको अब गवादर। तो गवादर में आज जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 14 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी सूरज चमकता रहेगा। बात करते हैं कुछ क्वेटा के हवाले से। तो क्वेटा में जो आज मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है -5 और मैक्सिमम जाएगा 9 डिग्रीज तक एंड एज यू कैन सी पार्टली क्लाउडी रहेगा, यानी कि सर्द हवाएं चलती रहेंगी। लेकर चलते हैं आपको मुल्तान। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक, स्काई क्लियर रहेगा। जबकि लाहौर में जो आज दर्जे हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक, पार्टली क्लाउडी है यानी कि सर्दी का इम्कान है। फैसलाबाद में आज जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। शहरी इक़्तिदार की बात करते हैं कुछ, यानी कि इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, लेकिन सर्द हवाएं चलती रहेंगी क्योंकि जी पड़ोस में है मरी। मरी में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4 और मैक्सिमम जाएगा 13 डिग्रीज तक और वहाँ पर वाज़े इम्कान है बारिशों के। पेशावर की बात करते हैं अगर, तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक, स्काई क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो मुजफ्फराबाद में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 2 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक, सूरज चमकता रहेगा लेकिन सर्द हवाओं का राज रहेगा। और आखिर में स्कर्दू लिए चलते हैं आपको। तो स्कर्दू में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -13 और मैक्सिमम जाएगा -3 तक और ऑब्वियसली स्नोफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड ही है। अब ये तो हो गई बात मौसम की, यानी कि बादलों तक की। तो अगर बादलों से ज़रा सा ऊपर जाके बात करते हैं आज, यानी कि सोलर सिस्टम के हवाले से, तो कल की रात पाकिस्तान में लाखों लोगों ने कुदरत के हसीन नज़ारे देखे। हमारे निज़ाम शमसी के 6 सितारे एक साथ एक कतार में थे, सैयारे मरीख, ज़ोहरा, ज़हल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून। तो कल रात को आसमान पे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। इस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं मज़ीद और फैसल के साथ गेस्ट होंगे, देखते हैं क्या बात करते हैं वो। फैसल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया। फिल्में अक्सर देखते हैं हम सब और उन फिल्मों में कभी कभी ऐसे मनाजिर होते हैं कि कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। कोई महीने की 14 तारीख होती है और उसमें एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के सामने आ जाता है और फिर वो जो इंटरस्टेलर एनर्जी होती है उससे कोई शख्स जो है वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो हीरो बन जाता है। पता नहीं कोई हीरो बना या नहीं बना, लेकिन 1-2 प्लैनेट नहीं, टोटल 7 प्लैनेट्स जो थे वो हुए अलाइन
इसको कहा जा रहा है प्लैनेटरी अलाइनमेंट, प्लैनेट परेड भी कहा जा रहा है इसको। और ये सब एक कतार में मौजूद है। ये जो प्लैनेट्स हैं वो हैं जनाब आली सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून, वीनस, यूरेनस, जुपिटर और मार्स। और ये सिलसिला जो है ये फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स आप देख सकते हैं विद नेकेड आई और कुछ के लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये अमल क्या है? बहुत सारे लोग जो बिलीफ रखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, वो तो इसको मुख्तलिफ मान रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के एतबार से ये प्रोसेस क्या है और इससे दुनिया पे, ज़मीन पे क्या असर पड़ता है? हमारे साथ मौजूद हैं GH एस्ट्रोफिज़िक्स स्पार्को गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लैनेटरी अलाइनमेंट, ये जो प्लैनेट परेड है लगारी साहब, क्या चीज़ है ये और कितने अरसे बाद ये हुआ है? ज़मीन पे इसका क्या असर पड़ता है? अच्छा, ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है यहाँ, जिसको हम प्लानिटरी परेड भी कह रहे हैं, बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि नाइट स्काई में आफ्टर सनसेट हमारे 6 सैयारे वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे आपको मशरिक से मगरिब तक जो है एक पूरी एक लाइन है, जिसको एक पाथ है, जिसको हम इक्लिप्टिक पाथ कहते हैं, जिस पे हमारा सूरज भी उस पाथ पे हमें दिखाई देता है हरकत करता हुआ, और क्योंकि बाकी निज़ाम शमसी के जो सैयारे जो हैं वो भी उस पाथ पे हरकत करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं। इसी तरह से हम आम दिनों में तो आसानी देख सकते हैं 3-4 प्लैनेट एक वक्त पे नज़र आना, लेकिन ये जो 6 या 7 सैयारों का एक साथ नज़र आना स्काई पे एक टाइम पर, ये बड़ा एक रेयर इवेंट है। क्योंकि निज़ाम शमसी में जितने भी सैयारे हैं जो सूरज के करीब हैं तो वो जल्दी चक्कर काट लेते हैं, जैसे कि मरकरी है वो 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है, अर्थ जो है हमारा 1 साल यानी 365 दिन, और इसी तरह से जो सबसे दूर नेपच्यून है वो 165 साल उसको लग जाते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो ये जो अलाइनमेंट है ये होती है इस वजह से एस्ट्रोनॉमिकली कि सैयारे जो है सूरज के मोस्टली जो सैयारे हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं। तो एक साइड पे आने से होता ये है कि अर्थ पर जो नज़ारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको ये सारे सैयारे लाइन में नज़र आते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जी ज़मीन पे कोई इसका असर या कोई और चीज़, तो इस तरह का जो है साइंटिफिकली, एस्ट्रोनॉमिकली या कोई इस तरह के एविडेंस नहीं है कि इसका कोई असर होता हो, जैसे कि कोई अर्थ कोई आता हो या कोई सुनामी आती हो वगैरह वगैरह, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और ऐसा इवेंट क्या रेयर है या फिर सालों में आता है जिस तरह इक्लिप्सिस? जी जी, बिल्कुल इसी तरह सही है, क्योंकि ये 6 या 6 से ज़ायद प्लैनेट का एक साथ एक वक्त पे नज़र आना ये बड़ा रेयर होता है। और नेक्स्ट जिस तरह से है जो 2040 में, फिर आपको 2080 में भी जो है इस तरह का नज़ारा नज़र आ सकता है। तो उसमें फिर ये होता है कि ये जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्लैनेट्स की जो जो ऑर्बिटल मोशन है, जो उनका जो टाइम दुरानिया है सूरज के गिर्द घूमने का, वो क्योंकि मुख्तलिफ है, तो इसलिए प्लैनेट्स का एक साइड पे इस तरह की अरेंजमेंट करना बहुत रेयर हो पाता है। जी जी, गुलाम साहब, अभी आपने बताया कि ये जो नज़ारा है ये बहुत सालों बाद होगा, तो ये इससे पहले भी देखा गया है, तो इनमें कितना डिफरेंस होता है? मतलब 40 साल के, हर 40 साल के बाद के पैटर्न पर होगा, 20 साल के बाद के पैटर्न पर होगा, इस तरह से कैसे मुमकिन हो सकेगा? आपने अभी फिगर्स भी बता दिए, तो उसमें कोई आपने नंबर्स काउंट करके रखे हुए होंगे? जी नहीं, ये मतलब एग्जैक्टली तो 40 इयर्स नहीं है, क्योंकि ये नज़ारा जो है मुख्तलिफ अरेंजमेंट से बना है। फिर जो नेक्स्ट अरेंजमेंट होगी वो मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट होगी। तो इसी तरह से क्योंकि ऑर्बिटल मोशन उनकी जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से जो है जो अरेंजमेंट होती है स्काई पे वो भी डिफरेंट होती है। इस अलाइनमेंट ये जो है ये अलाइनमेंट सिर्फ हमें ज़मीन के पर्सपेक्टिव में जो है वो नज़र आ रही है कि जी कुछ सैयारे जो है 6 के 6 सैयारे एक ही साथ ईस्ट से वेस्ट तक जो है हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन निज़ाम शमसी में जाके अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है अलाइनमेंट कुछ इस तरह से सीधी कोई लकीर नहीं है कि सारे के सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाएं, बल्कि ये एक साइड पे होते हैं लेकिन स्कैटर्ड होते हैं और इनमें कई करोड़ों मील का फासला है एक दूसरे से। तो इस तरह की अरेंजमेंट सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है उन लोगों के लिए जो अर्थ पर हैं
और हम जब देखते हैं तो हमें एक ख़ास किस्म की जो है अरेंजमेंट नज़र आती है, और ये अरेंजमेंट जो है ये प्लानिटरी परेड या प्लानिटरी अलाइनमेंट कहलाती है। अच्छा, इसका आसपास का होने से ज़मीन पर कोई असरात जी, तो नहीं है इन्होंने ना? बता दिया। अच्छा, इसमें ये बताएं सर कि नहीं जी, इस तरह। कौन से प्लैनेट्स नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, और क्या सारे के सारे नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, या कुछ देखे जा सकते हैं और कुछ को फिर आप टेलीस्कोप से नहीं। देखेंगे? जी, इनमें जो है अभी जो 6 प्लैनेट मौजूद हैं उसमें सबसे ब्राइट जो है आपका वीनस और जुपिटर बआसानी आपको एक ब्राइट स्टार आपके यानी वेस्टर्न स्काई पे आप देखेंगे तो वहाँ पे वीनस है प्लैनेट नज़र आएगा आपको। आप अपने ऊपर बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो मरकरी ब्राइट जुपिटर ब्राइट नज़र आएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सैटर्न भी आपको नेकेड आई से नज़र आ रहा है। मार्स आपको ऑरेंज कलर का जो है वो टिमटिमाता हुआ एक सितारे की मानद जो है नज़र आ रहा है ईस्टर्न स्काई में। लेकिन जो यूरेनस और नेपच्यून है वो डिम है बहुत, उनको देखने के लिए जो है आपको टेलीस्कोप दरकार है। सही है, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और एक स्टार के लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट होता है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बाद। जो लोग जाते हैं और रातों में स्टार गेजिंग करते हैं तो उनके लिए प्लैनेट्स जो हैं वो सारे इस चीज़ को ओवरऑल इस जो अलाइन हो रहे हैं सारे, इसमें ना हमारे अपने स्टार्स जो केमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी वो लोग बड़े एक्टिव हुए हैं कि भाई आ गए सितारे तो ये है तो वो है, तो ऐसी सारी बातों से ज़रा गुरेज कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक उन्हें घूम फिर के आना ही था, कहीं ना कहीं अलाइन होना ही था। घूम फिर के देखे सितारे जो है एक लाइन में आ गए, लेकिन वो अभी तक लाइन पे नहीं आया जिसने कुछ वादे किए थे। वो ये फेसबुक पे ही लिखा हुआ था, ये मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने कहा शायद कोई नाम भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, नाम ऐसे थोड़ी नाम बता देंगे आपको। हाँ, लेकिन ये आपको बता दें कि शो का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।